Hello everybody, how are you all? So this is the third video on Social Security Code. इससे पहले मैं ऑलरेडी 2 वीडियोस बना चुकी हूँ. अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है, आई बटन पे आप क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं. एंड जो कोई भी ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहा है, आप पूरी वीडियो देखिए. अगर आपको वीडियो पसंद आती है, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको सबसे पहले अपडेट मिले. एंड जो ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, आई वुड लाइक टू थैंक you all for subscribing to my channel and staying connected. So let's start with chapter 3, Employees Provident Fund. तो इस वाले चैप्टर में हम एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस हैं और जो एक्ट मर्ज हुआ है इसमें एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट, वो वाला जो है तो वो वाला पार्ट हम इस चैप्टर में करेंगे. और ऐसे ही जो 4th चैप्टर है, 5th चैप्टर है, तो जितने भी एक्ट्स मर्ज हुए हैं, कंसोलिडेट हुए हैं, तो हर चैप्टर में वो एक्ट्स हम पढ़ेंगे. सो अभी इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं अबाउट द प्रोविजंस ऑफ एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. Section 14, Appointment of Officers of Central Board. The central government may appoint a Central Provident Fund Commissioner who shall be the Chief Executive Officer of Central Board and shall also function as head of Employees Provident Fund Organization. So सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है, सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर को अपॉइंट कर रही है, जो कि क्या है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी है ऑफ द सेंट्रल बोर्ड एंड ऑल्सो ही और शी इज द हेड ऑफ एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन. तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है, सेंट्रल बोर्ड जो है उसके सीईओ कौन है, या जो सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर है उसको कौन अपॉइंट कर रहा है. देन द आंसर वुड बी सेंट्रल गवर्नमेंट. For the purpose of this code, the expression Employees Provident Fund Organization means the organization consisting of officers and employees of Central Board. The Central Provident Fund Commissioner shall be subject to the general control and superintendence of Central Board in discharge of his functions and under this code. तो जो सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर होगा वो क्या मतलब जो सेंट्रल बोर्ड है उसमें जो मेंशन फंक्शंस एंड ऑल है वो उसके अधीन ही काम करेगा. द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल ऑल्सो अपॉइंट अ फाइनेंशियल एडवाइजर एंड चीफ अकाउंट्स ऑफिसर टू असिस्ट द सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटीज. सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, एक फाइनेंशियल एडवाइजर को अपॉइंट कर सकती है, चीफ अकाउंट्स ऑफिसर को अपॉइंट कर सकती है. क्यों? ताकि वो सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर को असिस्ट कर सकते हैं उनकी ड्यूटीज को डिस्चार्ज करने के लिए. The Central Board may appoint as many additional Central Provident Fund Commissioner, Deputy Provident Fund Commissioner, Regional Provident Fund Commissioner, Assistant Provident Fund Commissioner, and such other officers and employees as it may consider necessary for the efficient administration of Provident Fund Scheme. तो Provident Fund Scheme के अच्छे से उसकी जो एक्चुअली में जो काम है, जो उसका एडमिनिस्ट्रेशन है वो अच्छे से हो सके, प्रॉपरली एफिशिएंटली काम हो सके, उसके लिए सेंट्रल बोर्ड चाहे तो एक से ज़्यादा प्रोविडेंट फंड कमिश्नर्स को अपॉइंट कर सकता है, बी इट एडिशनल, बी इट डेप्यूटी, बी इट रीजनल, बी इट असिस्टेंट. The pension schemes and insurance scheme and other responsibility assigned to the central board from time to time by central government. No appointment to the post of Central Provident Fund Commissioner or Additional Provident Fund Commissioner or Financial Advisor and Chief Accounts Officer or any other post under Central Board carrying a scale of pay equivalent to scale of pay of any group A or B under the central government shall be made except after consultation of with UPSC. तो इस पे बोला जा रहा है कि सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की पोस्ट हो, चाहे एडिशनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की पोस्ट हो, चाहे फाइनेंशियल एडवाइज़र की पोस्ट हो, चीफ अकाउंट्स ऑफिसर की पोस्ट हो, या ऐसी कोई भी पोस्ट हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल बोर्ड के अंडर जिसका पे स्केल ए ग्रेड ऑफिसर या बी ग्रेड ऑफिसर के इक्विवेलेंट होगा, तो उसका अपॉइंटमेंट यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के कंसल्टेशन के बगैर नहीं होगा. Provided that no such consultation shall be necessary in regard to any such appointment
फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर। और अगर वो इनमें से जो भी अपॉइंटमेंट जो अभी हमने लास्ट पढ़ी, जिसको हमने बोला कि इनकी अपॉइंटमेंट यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की कंसल्टेशन के बगैर नहीं होनी चाहिए, तो ये वाला रूल वहाँ अप्लाई नहीं होगा जहाँ पर अपॉइंटमेंट 1 साल से कम टाइम पीरियड के लिए हो रहा है, या इफ़ द पर्सन टू बी अपॉइंटेड एट दैट टाइम ऑफ हिज अपॉइंटमेंट इज, और या पहला, या 1 साल से कम टाइम पीरियड के लिए उसका अपॉइंटमेंट हो रहा है, या जो अपॉइंट हो रहा है पर्सन वो क्या है, अ मेंबर ऑफ IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और इन द सर्विस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल बोर्ड इन ए ग्रुप है, ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर वो सर्विस कर रहा है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ग्रुप ए ऑफिसर है, ग्रुप बी ऑफिसर है, या सेंट्रल बोर्ड के अंदर। तो अगर ये दोनों चीज़ें हैं तब UPSC की कंसल्टेशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अदरवाइज अगर अदरवाइज इस कंडीशन के अलावा कोई और कंडीशन है तो वहाँ पर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की कंसल्टेशन ज़रूरी पड़ेगी। The method of recruitment, salary allowances, discipline and other conditions of service of Central Provident Fund Commissioner and Financial Advisor and Chief Accounts Officer shall be as may be specified by Central Government। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी स्पेसिफाई करेगी, जो भी मैनर है, कैसे रिक्रूटमेंट होना चाहिए, सैलरी अलाउंसेज एंड ऑल, वो उसके अकॉर्डिंग होगा। 7th, the method of recruitment, salary allowances, discipline and other conditions of service of additional Central Provident Fund Commissioner या Deputy Central Provident Fund Commissioner or Regional Provident Fund Commissioner or any other officer and employees of Central Board shall be as may be specified by Central Board in accordance with the rules and orders applicable to the officers and employees of Central Government drawing corresponding scale of pay। तो ये ज़्यादा बहुत important नहीं है। Provided that where the Central Board is of the opinion that it is necessary to make a departure from the said rules or orders in respect of any of the matter aforesaid shall obtain a prior central government approval। So इसमें बोल रहा है कि अगर ऐसा कुछ ज़रूरी हो, where the Central Board is of the opinion that it is necessary to make a departure, मतलब कि कुछ जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके अलावा कुछ और करना है, तो जो भी सेट रूल्स है उसके अलावा अगर कुछ और करना है तो उसकी अप्रूवल, सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल के बाद ही वो चीज़ हो पाएगी। Provided further that salary and allowances of officers specified in this clause shall not exceed the scale of pay respectively provided in the Provident Fund Scheme। तो Provident Fund Scheme के तहत जो भी स्केल मिलता है, पे स्केल होता है ऑफिसर्स का, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी ऑफिसर का पे स्केल। In determining corresponding scale of pay of officers and employees under Clause A, Central Board shall have regard to एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट, ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो पे स्केल अगर हमको डिटरमाइन करना है तो हमको सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, उनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, रिक्रूटमेंट कहाँ हुआ है, कैसे हुआ है, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, एंड थिंग्स लाइक दैट। नाउ सेक्शन 15 talks about the schemes। The Central Board may by notification frame a scheme to be called Employees Provident Fund Scheme, for which the provident funds shall be established under this chapter for employees or for any class of employees, and specify the establishment or class of establishment to which said scheme shall apply। तो यहाँ पर scheme का मतलब है Employees Provident Fund Scheme। B, frame a scheme to be called Employees Pension Scheme। तो पहली स्कीम कौन सी है, Employees Provident Fund Scheme। दूसरी स्कीम कौन सी है, Employees Pension Scheme फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग फॉर, तो पेंशन स्कीम किस लिए, फॉर प्रोवाइडिंग फॉर सुपर एन्युएशन पेंशन, सुपर एन्युएशन पेंशन के लिए, रिटायरिंग पेंशन के लिए, परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट पेंशन के लिए, टू द एम्प्लॉयज ऑफ एनी एस्टैब्लिशमेंट और क्लास ऑफ एस्टैब्लिशमेंट टू विच दिस चैप्टर अप्लाइज, और widows pension, children pension, orphan pension payable to beneficiaries of such employees and nominee pension। तो इन सब चीज़ों के लिए पेंशन्स की बनाई गई है, फ्रेम करी गई है। The frame a scheme to be called as employee deposit linked insurance scheme। तो deposit linked insurance scheme भी फ्रेम करेंगे। तो टोटल कितनी स्कीम है अभी तक हमने जो पढ़ी, पहली थी Employees Provident Fund Scheme, then Employees Pension Scheme, then
employees deposit linked insurance scheme for the purpose of providing life insurance benefits to the employees of any class or class of establishment. तो किस लिए लाइफ, ताकि उनको लाइफ इंश्योरेंस के बेनिफिट्स मिल सके जो एम्प्लॉयज हैं. और फ्रेम एनी अदर स्कीम और स्कीम फॉर द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट अंडर द कोड टू सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स. तो सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स के लिए भी ऐसी कोई भी स्कीम जो लगता है कि वो उनको सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, बेनिफिट प्रोवाइड कर सकते हैं, तो उसके लिए फ्रेम की जाएगी. Modify any scheme referred to in ABCD by adding thereto, amending of or varying therein either prospectively or retrospectively. तो कोई चीज़ modify अगर करनी है वो भी कर सकते हैं. prospectively, retrospectively का मतलब क्या होता है? सपोज लेट्स से आज amend हुआ है कोई पर्टिकुलर एक्ट, ठीक है, तो जब अप्लाई होगा, जब वो जो अमेंडेड एक्ट है वो उसके प्रोविजंस अप्लाई होंगे, तो कभी कभी होता है कि अगर लेट्स से 2018 में कोई एक्ट अप्लाई हुआ है या 2020 में कोई एक्ट अप्लाई हुआ है, तो उसके जब प्रोविजंस अप्लाई होंगे, मतलब सॉरी 2020 में अगर कोई एक्ट अमेंड हुआ है, तो अगर अमेंड होने के बाद वो अप्लाई भी होंगे न्यू वाले प्रोविजंस. तो कभी कभी 2020 में कोई एक्ट अमेंड हुआ है तो उसके प्रोविजंस बैक से अप्लाई होते हैं, लेट्स से 2019 से अप्लाई होंगे, तो अगर कोई बेनिफिट मिलना है तो 2019 से बेनिफिट मिलेगा, मतलब एक साल एक्स्ट्रा. तो ये हो गया रेट्रोस्पेक्टिवली. हम पीछे, मतलब अगर आज सपोज 2020 में अगर कोई चीज़ अमेंड हो रही है और उसके जो प्रोविजंस जब अप्लाई होंगे तो वो बैक डेट से होंगे, 2019 से, 18 से, 17 से, तो वो रेट्रोस्पेक्टिव कहलाता है. अगर 2020 में कोई एक्ट अमेंड हुआ है और उसके प्रोविजंस 2021 में लेट्स से तब से अप्लाई होंगे, लेट्स से आज अप्लाई हुआ और 1 अप्रैल 2022 से अप्लाई हो रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो वो प्रोस्पेक्टिवली हो गया. तो ये ध्यान रखिएगा. Subject to the provisions of this chapter, the scheme referred to in clause A, B, C of subsection 1 may provide for all or any of the matters respectively specified in part A, B and C of 5th schedule. तो 5th schedule में जो भी चीज़ें दी हुई हैं उसमें पार्ट A, B और C में आई थिंक 5th schedule इज ऑल अबाउट रिलेटेड टू एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, तो उसका पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C है, उसमें जो भी मैटर्स हैं उस पर ये सारे की सारी चीज़ें जो भी प्रोविजन से अप्लाई होंगे. The scheme may provide that all or any of its provisions shall take effect either prospectively, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि मतलब फ्यूचर में जो डेट है उसके लिए, और रेट्रोस्पेक्टिवली मतलब बैक डेट, जो पास्ट में डेट चली गई, ऑन और फ्रॉम सच डेट और स्पेसिफाइड इन दैट बिहाफ. नाउ सेक्शन 16. तो अभी हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़े टोटल कितनी स्कीम्स फॉर्म हुई हैं. पहली स्कीम है सेक्शन 15 में एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड स्कीम, फिर है एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम, फिर है एम्प्लॉयज़ डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम, एंड देन एनी अदर स्कीम जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स को क्या करेंगे, सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए इम्पोर्टेंट है. नाउ सेक्शन 16 फंड्स. सेंट्रल गवर्नमेंट में फॉर द पर्पज ऑफ द प्रोविडेंट फंड स्कीम एस्टैब्लिश a provident fund where the contribution paid by the employer to the fund shall be 10%. तो अब क्या हो रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, प्रोविडेंट फंड स्कीम जो थी उसके लिए एक प्रोविडेंट फंड क्रिएट करेगी जिसमें कंट्रीब्यूशन करेंगे. तो कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कितना है, 10% ऑफ द वेजेस ऑफ फॉर द टाइम बीइंग पेबल टू ईच एम्प्लॉय. तो जितने भी वेजेस वो अपने हर एक एम्प्लॉय को देता है उसका 10%, वेदर एम्प्लॉयड बाय हिम डायरेक्टली और थ्रू अ कॉन्ट्रैक्टर. तो चाहे उसने खुद एम्प्लॉय करे हो वर्कर्स को या किसी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू एम्प्लॉय हुए हो. एंड एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन शैल बी इक्वल टू द कॉन्ट्रीब्यूशन पेबल बाय द एम्प्लॉयर इन रिस्पेक्ट ऑफ हिम एंड मे इफ एनी एम्प्लॉय सो डिजायर्स बी अकाउंट एक्सीडिंग 10%. तो एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन 10% होगा, लेकिन जहां एम्प्लॉयर 10% ही कंट्रीब्यूट करेगा वहां पर एम्प्लॉय के लिए ये हम एक बेनिफिट क्या है कि वो चाहे तो 10% से ज़्यादा भी कंट्रीब्यूट कर सकता है, बट मिनिमम उसको 10% करना पड़ेगा जितना एम्प्लॉयर कर रहा है. Subject to the conditions that the employer shall not under any obligation to pay any contribution over and above his contribution. तो अगर एम्प्लॉय एक्सक्यूज मी,
अगर एम्प्लॉय लेट से अपनी मर्जी से 12% भी कंट्रीब्यूट कर रहा है तो वो एम्प्लॉयर कहीं से भी कहीं तक बाउंडेड नहीं है कि वो 12% कंट्रीब्यूट करेगा, वो 10% ही कंट्रीब्यूट करेगा। Provided in its application to any establishment or class of establishment which the central government after making such inquiry as it deems fit may by notification, I'm so sorry, may by notification specify this section shall subject to modification that for words 10% at both the places where they occur the word 12% shall be substituted, provided that in its application to any establishment or class of establishment which the central government after making such inquiry as it deems fit may, तो सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी इस्टेब्लिशमेंट में आफ्टर इंक्वायरी, एक प्रॉपर इंक्वायरी के बाद अगर उसको लगता है तो वो चाहे तो 10% की बजाय 12% का कंट्रीब्यूशन भी सेट कर सकती है। Provided further that the central government after making such inquiry as it deems fit specify rates of employees contribution and the period of which such rate shall apply to any class, और similarly वो employee का भी contribution after the inquiry set कर सकती है। तो 10 से 12% तक exceed कर सकता है but after a proper inquiry। तो ट्रेडिशनली कितना है 10% टू बोथ, तो द एम्प्लॉयर एज वेल एज एम्प्लॉय, ये क्वेश्चन आ सकता है। एंड अगर एम्प्लॉय चाहे तो वो 10 से ज़्यादा भी कंट्रीब्यूट कर सकता है, बट इन एनी केस एम्प्लॉयर का जो भी राइट, मतलब एम्प्लॉयर कहीं से भी बाउंडेड नहीं है कि उसको ओवर एंड अबव जो सेट लिमिट है उससे ज़्यादा उसको पे कर। बी, द पेंशन स्कीम एस्टैब्लिश अ पेंशन फंड in the manner specified in that scheme by that government into which they shall be paid from time to time in respect of every employee who is a member of that pension scheme। एक pension scheme है, उसके लिए एक pension fund create किया जाएगा, तो जिसमें employee जो उस pension scheme का member होगा, जो भी मैनर है उसी मैनर में ये पेंशन जो फंड है उसको क्रिएट किया जाएगा। और किसके लिए? उन एम्प्लॉयज़ के लिए जो उस पेंशन स्कीम के मेंबर हैं, हु इज़ अ मेंबर ऑफ द पेंशन स्कीम। सच सम फ्रॉम एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन अंडर क्लॉज ए नॉट एक्सीडिंग 8 and 1/3% ऑफ द वेजेस ऑफ सच परसेंट ऑफ वेजेस एज नोटिफाइड। तो अभी हमने जो पढ़ा पीछे प्रोविडेंट फंड स्कीम जो थी उसमें एम्प्लॉयर 10% दे रहा था, तो उसी 10% में से 8.33% इस स्कीम में आएगा फ्रॉम एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। such sum payable as contribution to the pension scheme as may be specified in the pension scheme by employers of the exempted establishment under section 143 to which pension scheme applies। तो जो exempted establishment हैं उनके employers भी क्या करेंगे, इस स्कीम में या इस फंड में contribute करेंगे। exempted establishment वगैरह section 143 में दिया जो हम आगे पढ़ेंगे। such sum as the central government may after due appropriation by parliament of law by law in this we have specified। तो important क्या है कि पेंशन स्कीम जो है उसके अंदर जो पेंशन फंड क्रिएट हुआ है उस पेंशन फंड में एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन कितना होगा। तो आंसर इज दिस 8 and 1/3% है, तो 8.33% आएगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग। The insurance scheme established a deposit linked insurance fund। तो जैसे पेंशन स्कीम से पेंशन फंड क्रिएट हुआ है वैसे ही इंश्योरेंस स्कीम से डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस फंड क्रिएट किया जाएगा, into which they shall be paid by employer from time to time in respect of every employee in relation to whom he is an employer, such amount not being more than 1% of the wages of such percentage of wages as may be notified from the central government for the time to time। तो जो एम्प्लॉयर है वो अपने जो भी एम्प्लॉयज़ है जिसका वो एम्प्लॉयर है उन एम्प्लॉयज़ के लिए इंश्योरेंस फंड में कंट्रीब्यूट करेगा कितना, 1%, इससे ज़्यादा नहीं, नॉट मोर देन 1% ऑफ द वेजेस और सच परसेंटेज ऑफ वेजेस एज मे बी नोटिफाइड।
तो मतलब जो भी वेजेस मिलते हैं उनके एम्प्लॉयज़ को उसका 1% या जो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी नोटिफाई करेगी वो, provided that the employer shall pay into the insurance fund such further sum of money not exceeding 1/4 of the contribution which he is required to pay under this clause, as the central government may from time to time determine to meet all the expenses in connection with the administration of insurance scheme other than expenses toward the cost. तो इसमें क्या है, एम्प्लॉयर, अब देखो एम्प्लॉयर ने क्या करा, एम्प्लॉयर ने पहले 1% एम्प्लॉई का जो वेज है उसका 1% डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस फंड में एज अ कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट एम्प्लॉयर शैल पे इनटू इंश्योरेंस फंड सच सम ऑफ मनी, तो उसके अलावा और कितना सम करेगा, नॉट एक्सीडिंग 1/4 ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशन ही इज पेइंग, ही इज रिक्वायर्ड टू पे अंडर दिस क्लॉज। तो जितना भी उसको कॉन्ट्रीब्यूशन वो कर रहा है उसका ही 1/4 1/4 हिस्सा भी वो और कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, ताकि जितना भी इंश्योरेंस से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस है, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन का काम है उसको मीट किया जा सके। नाउ सेक्शन 17 एंड फ्रेंड्स, ये जो कंट्रीब्यूशन मैं बता रही हूँ आपको, इसको प्लीज़ आप अलग से एक नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन पक्का आएगा। अगर इस वाले पार्ट से क्वेश्चन आया तो मतलब ये जो कोड है सोशल सिक्योरिटी कोड, अगर इससे क्वेश्चन आता है तो कंट्रीब्यूशन वाला पार्ट ज़रूर पूछा जा सकता है। सेक्शन 17 कंट्रीब्यूशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयज एंड कॉन्ट्रैक्टर्स। The amount of contribution, that is to say the employer's contribution as well as the employee's contribution in pursuance of any scheme and employer's contribution in pursuance of insurance scheme and any charge for meeting the cost of administering the fund paid or payable by the employer in respect of employed may be recovered by the employer and the contractor either by deduction from any amount payable to the contractor under any contract or as a debt। तो जो भी कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉयर की तरफ से, जो भी उसको पे करना है, चाहे वो स्कीम हो, चाहे वो फंड हो, चाहे वो पेंशन स्कीम, पेंशन फंड हो, प्रोविडेंट फंड हो, इंश्योरेंस स्कीम हो, या इंश्योरेंस के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो भी खर्चा है उसको मीट अप करने के लिए जो एक एक्स्ट्रा 1/4 अमाउंट जो अभी हमने बताया वो पे करना हो, तो उसको जो भी पे करना है अमाउंट उसको कैसे रिकवर किया जा सकता है, फ्रॉम द एम्प्लॉयर या द कॉन्ट्रैक्टर, मे बी रिकवर बाय सच एम्प्लॉयर फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टर आइदर बाय डिडक्शन फ्रॉम एनी अमाउंट पेबल टू द कॉन्ट्रैक्टर। तो जो कॉन्ट्रैक्टर है उससे भी लिया जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्टर भी एक एम्प्लॉयर की श्रेणी में ही आता है। तो एम्प्लॉयर उसके जो अमाउंट है जो कॉन्ट्रैक्टर को वो दे रहा है, जो भी लेबर सप्लाई कर रहा है उसके अगेंस्ट जो भी अमाउंट जो भी उसको पे करना है उसके उस अमाउंट से वो डिडक्ट कर सकता है फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टर एज वेल। कौन? एम्प्लॉयर। A contractor from whom the amount mentioned in subsection 1, this one, may be recovered in respect of any employee employed by him or through him may recover from such employee the employee's contribution under any scheme। तो एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है जो एम्प्लॉय को देना है, अगर कॉन्ट्रैक्टर दे रहा है तो कॉन्ट्रैक्टर या एम्प्लॉयर भी एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन को एम्प्लॉय से रिकवर कर सकता है। Authorizing certain employers to maintain provident fund account, section 21. The central government may, on an application made to it in this behalf by employer and the majority of employees in relation to establishment employing 100 or more person, तो इसका जो मेन है 100 और मोर है। तो ऐसे इस्टेब्लिशमेंट जहाँ पर 100 या उससे ज़्यादा पर्सन एम्प्लॉय होते हैं, वहाँ पर एक एप्लीकेशन किसके थ्रू अगर जाती है टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, एम्प्लॉयर एज वेल एज मेजॉरिटी ऑफ द एम्प्लॉय के थ्रू, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, ऑथराइज कर सकती है एम्प्लॉयर को बाय एन ऑर्डर इन राइटिंग। क्या ऑथराइज कर सकती है कि वो एक प्रोविडेंट फंड अकाउंट मेंटेन करे इन रिलेशन टू दैट इस्टेब्लिशमेंट जिसका वो एम्प्लॉयर है, इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, provided that no authorization shall be made under this subsection if employer of such establishment has committed any default in the payment of provident fund contribution and had committed any other offence under this code during 3 years immediately preceding the date of authorization। तो अगर ऑथराइजेशन होने के बाद, जैसे कि उसको ऑथराइज कर दिया कि आप अकाउंट ऐसा क्रिएट कर सकते हो, उसके बाद अगर एम्प्लॉयर ने उस ऑथराइजेशन से 3 साल के अंदर
कोई ऑफेंस कमिट करा है, कोई डिफॉल्ट करा है इन पेमेंट ऑफ द कंट्रीब्यूशन, तो फिर वो ऑथराइजेशन कैंसिल आउट हो जाएगा। वेयर एन एस्टैब्लिशमेंट इज ऑथोराइज टू मेंटेन प्रोविडेंट फंड अकाउंट, जहाँ पर एस्टैब्लिशमेंट को अथॉरिटी मिल गई है कि वो प्रोविडेंट फंड अकाउंट को मेंटेन कर सकता है, वहाँ पर द एम्प्लॉयर इन रिलेशन टू सच एस्टैब्लिशमेंट शैल मेंटेन द अकाउंट, उसको मेंटेन करना पड़ेगा अकाउंट, सबमिट सच रिटर्न्स, डिपॉजिट द कॉन्ट्रीब्यूशन, रिटर्न सबमिट करने पड़ेगा, कॉन्ट्रीब्यूशन को डिपॉजिट करना पड़ेगा वहाँ पर, जैसे कि प्रिस्क्रिप्शन जो भी प्रिस्क्राइब वे है उसमें, प्रोवाइड फॉर सच फैसिलिटीज़ ऑफ इंस्पेक्शन, जो भी इंस्पेक्शन है उस अकाउंट से रिलेटेड, ऑब्वियसली जब अकाउंट क्रिएट हुआ है तो वो सही से मेंटेन हो रहा है नहीं हो रहा है, तो इंस्पेक्शन की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस जो लगते हैं उसको भी करने पड़ेंगे, एंड अबाइड बाय सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज मे बी स्पेसिफाइड इन प्रोविडेंट फंड। और यहाँ से जो क्वेश्चन पुटअप हो सकता है वो कौन सा हो सकता है, ये वाला, कि जो प्रोविडेंट फंड अकाउंट है वो कहाँ बनेगा, तो हर वो इस्टेब्लिशमेंट में जहाँ पर 100 या उससे ज़्यादा वर्कर्स एम्प्लॉय करते हैं, तो अगर उससे बिलो वर्कर्स वाले इस्टेब्लिशमेंट है कोई, तो वहाँ पर प्रोविडेंट फंड अकाउंट ऑथराइजेशन वाला जो ये प्रोविज़न है ये अप्लाई नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, प्लीज़ इसको मार्क कर लीजिएगा। Any authorization made under this section may be cancelled by the central government by order in writing if the employer fails to comply with any terms and conditions, provided that before cancelling the authorization the central government shall give employer a reasonable opportunity। तो cancel out करने से पहले employer को एक opportunity दी जाएगी ताकि वो अपना पक्ष भी रख सके। Appeal to tribunal, any person aggrieved by any order passed by any authority in this regard to the following matters may prefer an appeal। कोई भी पर्सन, कोई भी अथॉरिटी, जो भी अथॉरिटी अभी हमने पढ़ी, उस अथॉरिटी ने जो भी ऑर्डर पास करा है उस ऑर्डर से अगर कोई किसी को प्रॉब्लम है तो वो अपील कर सकता है टू दी ट्रिब्यूनल इन विदिन 60 डेज, जिस दिन वो ऑर्डर पास हुआ है उस दिन से 60 दिन के अंदर क्या हो सकती है, अपील हो सकती है टू दी ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, नेमली फॉर डिटर्मिनेशन एंड असेसमेंट ऑफ ड्यूज अंडर सेक्शन 125। तो किस लिए अपील हो सकती है, फॉर डिटर्मिनेशन एंड असेसमेंट ऑफ ड्यूज अंडर सेक्शन 125 रिलेटेड टू चैप्टर 3। जो ये चैप्टर है इससे रिलेटेड जो असेसमेंट्स हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ ड्यूज हैं, जो 125 में अभी हम पढ़ेंगे वो क्या है, फिर आपको समझ में और अच्छे से आएगा, एंड लेवी ऑफ डैमेजेस अंडर सेक्शन 120 रिलेटेड टू चैप्टर 3। तो कोई अगर डैमेजेस है उससे रिलेटेड कोई अगर ऑर्डर पास हुआ है तो इन दोनों चीज़ों के लिए अगर कोई ऑर्डर पास होता है और उस ऑर्डर के अगेंस्ट अगर कोई जो भी पर्सन है वो अग्रीव्ड, मतलब उसको नहीं पसंद आ रहा है, तो वो क्या कर सकता है, अपील कर सकता है टू द ट्रिब्यूनल विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट दैट ऑर्डर हैज़ बीन पास्ड। Every appeal under subsection 1 shall be filed in such form and manner as in such time as accompanied by such fee as may be prescribed। So I hope आपको ये वाला सेक्शन समझ में आया होगा, एंड दिस वाज इट फॉर चैप्टर 3। बहुत छोटा सा चैप्टर था। इसके बाद हम एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एंड ग्रेचुटी एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ, हम लोग ऐसे ही सारे के सारे जो पार्ट्स हैं जो एक्ट मर्ज हुए हैं हम उसको कंप्लीट करेंगे, एंड नेक्स्ट वीडियो में जल्दी लेके आऊँगी। टिल देन कीप लर्निंग, स्टे कनेक्टेड एंड बाय बाय।